Assalamualaikum everyone. I am Mutiba Zahid, your English teacher. Today we are going to study sentences, types of sentences. हमने parts of speech में हर word के बारे में सीखा, उसके बाद हमने phrases सीखे, फिर हमने clauses सीखे और अब हम sentences पे move कर रहे हैं, ठीक है? तो sentences के अंदर जो sentences की types हैं, उनको हमने दो categories में divide किया हुआ है, on the basis of structure and on the basis of function. तो आज हम पढ़ेंगे types of sentences on the basis of structure, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जितने भी सेंटेंसेस हैं ना वो सिर्फ 4 टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं और उन चारों टाइप्स को आज हम डिस्कस करेंगे, उनको हम सीखेंगे और फिर उनके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं देयर आर 4 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? पहला सेंटेंस आपके पास आता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है? फिर हमारे पास आता है कंपाउंड सेंटेंस, फिर आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और फिर आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. तो टोटल हमारे पास कितनी टाइप्स हो गई? 4 टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो आज हम इन सब सेंटेंसेस को सीखेंगे, स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे. अब पहला जो सिंपल सेंटेंस है, नाम से पता चल रहा है कि सिंपल होगा, ठीक है? तो हम पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं. अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखने के लिए आपको क्लॉजेस का पता होना चाहिए, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था. अगर किसी बच्चे ने क्लॉजेस की क्लास को मिस किया था तो प्लीज़ पहले क्लॉजेस की क्लास को यूट्यूब पे वीडियो में देख लें, उसके बाद आप इसको समझिएगा. अगर आपको नहीं पता डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसको सीखना. अच्छा, सो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज समरी के लिए थोड़ा सा बता देती हूँ अगर किसी ने मिस किया हो. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है सेंटेंस की तरह. तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला एग्जिस्ट करेगा ना, बिल्कुल एज जो कि पूरा का पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है, तो वो सेंटेंस बन जाएगा. और वो कौन सा सेंटेंस बनेगा? सिंपल सेंटेंस. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट. अब क्या होता है बेसिकली, आपके एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए और दोनों मिलके एक कंप्लीट थॉट दे रहे हों, एक कंप्लीट मैसेज कन्वे हो रहा हो, ठीक है? किसी भी सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मौजूद है और वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, ठीक है? एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगा. अगर एक से ज़्यादा हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो तब क्या होगा? तब वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहेगा. अब हम इसमें सब्जेक्ट को कंपाउंड सब्जेक्ट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हम फ्रेज में लेके जा सकते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट को. उसी तरह हम वर्ब को भी कंपाउंड में लेके जा सकते हैं, लेकिन ये सेम लेवल पे होने चाहिए. अगर तो सब्जेक्ट ग्रुप में आ रहा है या कंपाउंड सब्जेक्ट आ रहा है या कंपाउंड वर्ब आ रहा है या कंपाउंड ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का कंपाउंड है. सेंटेंस आपका फिर भी सिंपल ही रहेगा. मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. पहले हम ये देख लें, डू नॉट यूज़ कॉमास टू सेपरेट कंपाउंड पार्ट्स. अब इसके अंदर हम कॉमास को यूज़ नहीं कर सकते जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग करने के लिए. लिस्टिंग कॉमा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. लिस्ट बनाने के लिए जो कॉमा होता है ना, कि आई हैव अ पेंसिल एंड अ पेन, आई हैव अ पेंसिल कॉमा पेन एंड अ नोटबुक, राइट? तो अब ये लिस्टिंग कॉमा है, ये कंपाउंड नहीं बता रहा कि एक सेंटेंस के डिफरेंट पोर्शंस को कनेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है? इसमें डिफरेंट क्लॉजेज नहीं होंगे, एक ही क्लॉज होगा और जो सेंटेंस होगा, ठीक है? सॉरी. इन अ सिंपल सेंटेंस, ओके, ठीक है, सच एज 2 सब्जेक्ट्स और 2 वर्ब्स. अब यही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, ये वही लिखी हुई है, मैं भी आपको समझाती हूँ. अब आप इसके अंदर देखें, द बेबी स्माइल्ड, ठीक है? द बेबी सब्जेक्ट है हमारे पास और स्माइल्ड हमारे पास वर्ब है. अब एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ठीक है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज के एंड पे हमारे पास जब फुल स्टॉप लग गया तो सेंटेंस बन गया. और वो कौन सा सेंटेंस बना? सिंपल सेंटेंस. आपको याद होगा जो जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए बताई थी, वो सारी की सारी कंडीशंस आपके सिंपल सेंटेंस के अंदर है, ठीक है? अच्छा, सैम एंड प्रिया फिनिश्ड देयर होमवर्क. अब देखें 1 and 2. अब 2 लोग हैं हमारे पास, लेकिन इकट्ठे सैम एंड प्रिया इकट्ठे क्या है? ये हमारे पास नाउन या फिर सब्जेक्ट कंपाउंड कह सकते हैं हम इसको, ठीक है? ये इकट्ठा सब्जेक्ट है, ठीक है? हालांकि हमारे पास यहाँ पे एंड आ रहा है, ठीक है, कंजंक्शन आ रही है, लेकिन वो कंजंक्शन क्या कर रही है? वो 2 वर्ड्स को कनेक्ट कर रही है, 2 कंपाउंड्स ऑफ सेंटेंसेस को कनेक्ट नहीं कर रही, ठीक है?
एक ही सेंटेंस के अंदर दो नाउन्स को अपने अगर इकट्ठा लिखा है, उसी तरह अगर आप फिनिश्ड की जगह भी यहाँ पे दो वर्ब्स लगा देते, होमवर्क एंड स्कूल वर्क या क्लास वर्क, आप ये भी कर देते, फिनिश्ड एंड चेक्ड या रीचेक्ड अगर आपने इसमें लिखा है, ठीक है। तो क्या है, आपने दो दो हर चीज़ में लिख दिए, आपने कंपाउंड नाउन बना दिया, कंपाउंड वर्ब बना दिया, आपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट बना दिया। लेकिन क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहा। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाहे ये कंपाउंड कर दिया, इसको कंपाउंड कर दिया, इसको कंपाउंड कर दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का एक ही स्ट्रक्चर आ रहा है, अलग अलग दो स्ट्रक्चर्स नहीं जा रहे, ठीक है। तो क्या होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। Birds were singing in the tree. अब देखिए, birds subject, were singing verb, अब ये हमारे पास आगे preposition in the tree। लेकिन क्या है, अब आपने ये देखना है कि हमारे पास subject और verb दोनों चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो क्या है, सेंटेंस सिंपल है। My brother plays football and studies hard। अच्छा, अब देखिए, सब्जेक्ट आपका एक ही है, वर्ब भी आपका एक ही है, ये कंपाउंड आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कंपाउंड सब्जेक्ट भी एक सेंटेंस के अंदर हो सकता है, कंपाउंड वर्ब भी आपके एक सेंटेंस के अंदर हो सकता है, और कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी आपका एक सेंटेंस के अंदर हो सकता है इकट्ठे भी, लेकिन फिर भी सेंटेंस क्या रहेगा, सिंपल सेंटेंस रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसके अंदर आपने ये देखना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एक ही दफ़ा आ रहा है, ये सीक्वेंस बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये एक ही दफ़ा फॉर्म हो रहा है। जब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर एक ही दफ़ा एक सेंटेंस में फॉर्म होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा, ओके। अब हम लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये एक और सेंटेंस देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। द लिटिल गर्ल इन द रेड ड्रेस डांस्ड ग्रेसफुली। अब देखें, अब इसके अंदर ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, द लिटिल गर्ल इज और सब्जेक्ट, ठीक है, डांस्ड हमारा वर्ब है, ठीक है। तो एक ही आपके पास सब्जेक्ट आ रहा है और एक ही वर्ब आ रहा है, ठीक है। अब बेशक हमारे पास बीच में इन द रेड ड्रेस जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट, हमारे पास इसके अंदर कोई और वर्ब नहीं आ रहा, इसके अंदर हमारे पास कोई और सब्जेक्ट नहीं आ रहा। तो जब हमारे पास एक ही सब्जेक्ट होगा और एक ही वर्ब होगा तो आपका सेंटेंस सिंपल होगा। अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस पे। अच्छा, अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप सिंपल सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, तभी हम कंपाउंड पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है कंपाउंड, जैसे कंपाउंड कलेक्शन होती है ना, मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ थिंग्स, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या किस चीज़ों का मिक्सचर है। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से होते हैं, जो अलग अलग सेंटेंस की तरह एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे जितने भी हमारे सिंपल सेंटेंसेस हैं ना, इनको हम इकट्ठा करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एक सेंटेंस, उसके बीच में हमने अपनी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाई और उसके बाद हमने दूसरा क्लॉज लगा दिया, ठीक है, दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस लगा दिया। अच्छा, अजॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपकी थी फैन बॉयज। अगर किसी को कंजंक्शंस में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ गो बैक टू द लेसन जिसमें मैंने आप लोगों को कंजंक्शंस पढ़ाई थी, उसको रिवाइज करें और फिर इसको समझें, ओके। अच्छा, तो आपने क्या करना है, आपने फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन यूज़ करनी है कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। अ कंजंक्टिव एडवर्ब और अ सेमीकोलन, या फिर आप इसके अंदर क्या करेंगे, किसी एडवर्ब को यूज़ करेंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज़ करेंगे, या फिर आप करेंगे सेमीकोलन, ठीक है। सेमीकोलन क्या होता है, सेमीकोलन ये होता है, ठीक है। मैं आपको जब पंक्चुएशन पढ़ाऊंगी तो ये सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। अच्छा, वेज टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है। अब हम किस तरीके से इनको ज्वाइन कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हुए पहले हम उसकी एग्जांपल देखते हैं। फैन बॉयज, ये आपके सामने फैन बॉयज लिखे हुए हैं, फॉर एंड नॉर बट और येट सो। अच्छा, अब इसका पैटर्न क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में आपकी आ जाएगी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, और दूसरी तरफ आपका आ जाएगा एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब मज़े की बात यह है कि जो आपकी पंक्चुएशन है ना, वो आपकी
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले आएगी। जब भी आप दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं और उसके बीच में एक कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो आपकी जो पंक्चुएशन मार्क है वो आपका हमेशा कंजंक्शन से पहले आता है, ठीक है। अच्छा, आई वॉन्ट टू स्विम बट इट वॉज टू कोल्ड। अब इस सेंटेंस को पहले हम देखते हैं कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस जो है आई वॉन्टेड टू स्विम, अब सब्जेक्ट और आपका वर्ब हमें यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू स्विम, अब जो सब्जेक्ट और वर्ब हमारे पास आ गया ना, उसका मतलब है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक पूरा मीनिंग भी कन्वे कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इट वॉज टू कोल्ड, सर्दी थी, ठीक है। अब हमारे पास सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, इसका मतलब है ये भी पूरा मैसेज कन्वे कर रहा है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमने एक कंजंक्शन यूज़ करनी है, और हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट हमने यहाँ पे बट लिखा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, हमारा मैसेज कन्वे हो रहा है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज इधर, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज उधर, और बीच में हमारी कंजंक्शन, और उससे पहले हमारा यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क, कॉमा। ये स्ट्रक्चर होगा। अब दो बातें हैं, सिमिलर चीज़ों को भी कंबाइन करने के लिए आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इनको कोई ऑपोजिट चीज़ों को भी बात करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ अली लाइक्स एप्पल्स, कॉमा, बट अहमद likes oranges, ठीक है। अब इस सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसके दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें आप देखें कि अली लाइक्स एप्पल्स, ठीक है, ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है। अहमद लाइक्स ऑरेंजेस, दैट इज द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। उसी तरह अहमद लाइक्स ऑरेंजेस, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी अलग से एग्जिस्ट कर सकता है। और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने एक बीच में कंजंक्शन यूज़ की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ की, और उससे पहले हमने एक लगाया कॉमा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, और ये हम यूज़ करते हैं किस लिए? जब भी हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज़ करना होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट होंगे, बीच में एक कॉमा और कंजंक्शन होगी। कौन सी कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या फिर हमारे पास जो दो ऑप्शंस और हैं वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अब एक और सेंटेंस हम पहले देख लेते हैं, सेम स्ट्रक्चर पे, सिमिलर चीज़ों के लिए जो हमने इस्तेमाल किया है। अब देखें, शी इज़ वेरी काइंड, कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। Everyone likes her, again, complete sentence, complete thought, independent clause, ठीक है। दो complete thoughts को इकट्ठा करने के लिए हमने coordinating conjunction यूज की, and, और उससे पहले हमने लगाया कॉमा, punctuation mark, कॉमा, ठीक है। तो this is how we form a compound sentence by using coordinating conjunction। अच्छा, अब आ जाते हैं conjunctive adverb। ये हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। हाउएवर, देयरफॉर, मोरओवर वगैरह वगैरह, ठीक है। हाउएवर आपको पता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? दो ऑपोजिट आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ओके, फर्स्ट सी द पैटर्न। पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास कंजंक्टिव एडवर्ब आएगा, और फिर हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये ध्यान रखना है कि आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद यहाँ पे सेमीकोलन है, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपका जो कंजंक्टिव एडवर्ब है वो आपकी पिछली बात को जस्टिफाई कर रहा है। जब आपकी पिछली बात अगली बात को कंटिन्यू करती है तो हम तब क्या यूज़ करते हैं? हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। कि आपने एक बात कही और आप उसी को ही आगे उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसी ही बात के बारे में बात हो रही है। द रोड वॉज क्लोज्ड, पूरा का पूरा सेंटेंस क्या है आपका? ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अकेला एग्जिस्ट कर सकता है ना। तो रोड वॉज क्लोज्ड, कंप्लीट थॉट दे रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास आया हमारा सेमीकोलन, फिर हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब, देयरफॉर वी टुक अ डिटूर, ठीक है। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस इज आल्सो इंडिपेंडेंट क्लॉज, दिस इज आवर कंजंक्टिव एडवर्ब,
और ये हमारा पंक्चुएशन मार्क, ये भी पंक्चुएशन मार्क और ये भी पंक्चुएशन मार्क। अच्छा, अब देखें, जब आपने सेमीकोलन पहले यूज़ किया है तो अब आपका कॉमा आपकी कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद आएगा, लेकिन जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे होंगे आप एक ही पंक्चुएशन मार्क यूज़ करेंगे और वो क्या है, वो कॉमा, और वो कॉमा आप उसे पहले इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, ही स्टडीड हार्ड, इंडिपेंडेंट क्लॉज, हाउएवर, ठीक है, कंजंक्टिव एडवर्ब, ही डिड नॉट पास, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पे आपका सेमीकोलन आ गया और यहाँ पे आपका कॉमा आ गया, ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। फिर उसके बाद आते हैं, अब थर्ड पैटर्न क्या है आपके कंपाउंड सेंटेंस को लिखने का। तीसरा तरीका है आपके कंपाउंड सेंटेंस का लिखने का कि आप उसमें सिर्फ एक सेमीकोलन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके बाद आप लिखेंगे सेमीकोलन और फिर एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सेमीकोलन, इंडिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, द सन रोज, पूरा का पूरा कंप्लीट थॉट दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, फिर बीच में सेमीकोलन आ गया, द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए बीच में सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जहाँ पे आपने दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ना है, चाहे वो आप फिर अपनी कंजंक्शन से जोड़ रहे हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, चाहे वो आप एडवर्ब से जोड़ रहे हो, या फिर आप जोड़ रहे हो उसको किसी पंक्चुएशन मार्क से जो कि सेमीकोलन है, इन तीनों तरीकों से आप के पास दोनों साइड्स पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही होंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। आई कॉल्ड हिम, ही डिड नॉट आंसर, ठीक है, उसी बात की आगे कंटिन्यूएशन है ना। आई कॉल्ड हिम, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और बीच में आपने सेमीकोलन को यूज़ किया। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पैटर्न पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे होते हैं ना कंपाउंड सेंटेंस से रेलेवेंट, वो सिर्फ और सिर्फ पहली कैटेगरी से आ रहे होते हैं, जिसके अंदर सिर्फ आपके पास फैन वॉइस जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है ना वो यूज़ हुई होती हैं। ये बहुत कम आते हैं, मैंने नहीं देखे आपके पास पेपर्स के अंदर कभी भी उन्होंने कोई आपको बस कंपाउंड सेंटेंस दिया हो जिसको सिर्फ और सिर्फ सेमीकोलन से उन्होंने कनेक्ट किया हो, या फिर उन्होंने कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ करके उसको कनेक्ट किया हो। तो ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा हायर लेवल की चीज़ें हैं। तो आप लोगों को जो आप लोगों के एग्जाम में चीज़ें आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कैटेगरी थी, जिसमें कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपने बीच में एक कंजंक्शन यूज़ की, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और दो क्लॉजेस को जोड़ दिया, और दोनों क्लॉजेस को क्या थे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। अब ये नाम से पता चल रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स किस तरह से है, पहले हमारे पास सिर्फ इंडिपेंडेंट की सीरीज चल रही थी, हमारे सिंपल सेंटेंस के अंदर भी सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ठीक है। फिर हमारे पास जो कंपाउंड सेंटेंस था उसके अंदर हमारे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ही थे, लेकिन इसके अंदर आपके पास थोड़ा सा चेंज हो रहा है आके चीज़ें, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं। अच्छा, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना ज़रूरी है, एंड वन और मोर डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस, ठीक है, वन प्लस या आगे जितना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट अभी भी मौजूद है, लेकिन अब डिपेंडेंट डिपेंड कर सकता है कि एक है या एक से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंट क्लॉजेस बिगिन विद सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो भी आपके डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे वो क्या होंगे, वो आपकी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होंगे। आपको याद होगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, इफ, इवन, दो, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंजंक्शंस हैं जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसके अंदर इस्तेमाल होगी। अब इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं आएगी, ठीक है। इसके अंदर कौन सी कंजंक्शन आएगी, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी, ठीक है। जिसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रही है वो आपका कंपाउंड सेंटेंस है, लेकिन जब आपकी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाए, फैन बॉयज़ के अलावा जो कंजंक्शंस हैं आपकी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो आएंगी, तो वो क्या होगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस भी इसके अंदर आपके आ जाएंगे।
अच्छा, अब हम इसकी पहले पंक्चुएशन देख लेते हैं और फिर हम आगे इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. इफ़ द डिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट यूज अ कॉमा. ठीक है, अगर तो आपका डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने कॉमा यूज करना है. वो कैसे स्ट्रक्चर होगा, डिपेंडेंट क्लॉज कॉमा इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसकी एग्जांपल दे देती हूँ. इफ यू वर्क हार्ड you will pass the exam. अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो आपका जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पहला, वो डिपेंडेंट है. इफ़ यू वर्क हार्ड अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता. क्या मतलब इफ़ यू वर्क हार्ड, इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट. तो अगला सेंटेंस जो आपका अगला पार्ट ऑफ सेंटेंस है वो आप कॉमा लगा के आगे अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज को लिख लेंगे जो कि आपका मेन क्लॉज है. यू विल पास द एग्जाम. ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जो पहले वाला था वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज था. अच्छा, इफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स फर्स्ट डू नॉट यूज अ कॉमा. लेकिन अगर आपका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है आपने इसको शुरू में लिखा तो फिर आपको कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, फिर आप लिखेंगे अपने सेंटेंस को इस तरीके से. आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा और फिर आपका डिपेंडेंट क्लॉज आ जाएगा बगैर किसी कॉमा के. ठीक है, यू विल पास द एग्जाम इफ़ यू वर्क हार्ड. ठीक है, आप सेंटेंस को सीधी तरह इस तरह से लिख सकते हैं. अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को. बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड अर्ली. अब आपका ये पहली वाली कैटेगरी इस्तेमाल हो रही है. अब हमने पहले देख लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि बिकॉज यूज़ हुआ है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहाँ यूज़ होती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर. ठीक है, ये हमारा एक इसने इंडिकेटर हमें ये नज़र आ गया. फिर दूसरी चीज़ क्या है, बिकॉज ही वॉज टायर्ड. अब ये सेंटेंस हमारे पास क्या था, ये जो क्लॉज था ये हमारे पास तो डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है इसका मतलब है कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है. दूसरा सेंटेंस ही वेंट टू द बेड अर्ली. अब ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज मतलब है कंपाउंड सेंटेंस. हमने फौरन इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, ये आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ आपका कंपाउंड सेंटेंस आ रहा है. अच्छा, फिर आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे. शी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ द पपी. अब देखें, शी स्माइल्ड दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब हमारा पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है, इसका मतलब है अगला हमारा व्हेन शी सॉ द पपी दैट इज डिपेंडेंट क्लॉज. जब पहले इंडिपेंडेंट आएगा और बाद में डिपेंडेंट आएगा तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है. इंडिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस है. Although the movie was long. अब क्या है, although सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. The movie was long. अब क्या है, ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज है. और ये क्या है, it was entertaining. कॉमा लग गया, आपका पीछे आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है. I will go if you come with me. I will go पूरा का पूरा आपका जो पहला क्लॉज है I will go, सब्जेक्ट और वर्ब. क्या है ये, पूरा मीनिंग प्रॉपर कन्वे कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और फिर उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है. अच्छा, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट हु वर्कड हार्ड. पहले हमारे पास इंडिपेंडेंट आ गया, फिर हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गया. ठीक है, हु वर्कड हार्ड. सही है. दिस इज हाउ वी फॉर्म कंपाउंड सेंटेंसेस. एक सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर एक आपके पास क्लॉज डिपेंडेंट होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है, इंडिपेंडेंट एक ही होगा लेकिन डिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं. फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारी लास्ट कैटेगरी है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, अब दो चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी. क्या है, एक तो आपके पास कॉम्प्लेक्स और एक आपके पास कंपाउंड. अब जो हमने चीज़ें पढ़ी थी कंपाउंड की कैटेगरी में, कंपाउंड में हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, यही पढ़ा था ना. और हमने कॉम्प्लेक्स में क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, तो इन दोनों को मिक्स करके हम बनाएंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. इसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे ना,
तो कंपाउंड की कैटेगरी हमारे पास यहाँ से, हमने कंपाउंड से दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को लिया। फिर एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी वन डिपेंडेंट क्लॉज, और वन डिपेंडेंट क्लॉज हमने यहाँ से लिया, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है, उसका क्राइटेरिया भी पूरा हो रहा है। तो जब दोनों चीज़ों का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है एक ही सेंटेंस के अंदर, तो हमने उसको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कह दिया, ठीक है। कंपाउंड में हमने क्या किया था, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लिए थे। कॉम्प्लेक्स में हमने क्या किया था, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, और अब हमने इन सबको मिक्स कर दिया। हमने कहा कि दो कम से कम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और एक डिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है, एक डिपेंडेंट होगा, तो फिर वो क्या होगा, वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। अच्छा, इट कंबाइंस बोथ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस रूल्स। अब इसके अंदर रूल्स हमारे वही दोनों वाले कंबाइन होंगे। अब जो कंपाउंड सेंटेंस था जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, उसके अंदर हमारी फैन वॉइस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ हो रही थी, हमारी कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ हो रहा था, या हमारे पास सेमीकोलन यूज़ हो रहा था, ठीक है। ये चीज़ें यूज़ हो रही थी ना हमारे इसके अंदर। उसके बाद हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस था उसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे थे, उसके अंदर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे थे। तो अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज़ करेंगे, हम इसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर एडवर्ब या फिर हम क्या यूज़ कर रहे होंगे, सेमीकोलन। इन तीनों चीज़ों से भी एक चीज़ हम इसमें इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब पहले हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Although it was late, dependent clause. We kept talking, independent clause. And we forgot the time, independent clause. ठीक है, although it was late एक कंप्लीट मैसेज कन्वे नहीं कर रहा, डिपेंडेंट क्लॉज है। उसके बाद उसको जोड़ने, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ रहा है और इंडिपेंडेंट बाद में, तो उसको जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं। तो ये पूरा का पूरा अगर हम देखें, although it was late, we kept talking, यहाँ तक जो सेंटेंस है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट। और उसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, वी केप्ट टॉकिंग एंड वी फॉरगॉट द टाइम। अब ये दोनों सेंटेंसेस क्या हैं, दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंसेस क्या है, ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, वी केप्ट टॉकिंग एंड वी फॉरगॉट द टाइम, ये हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और हम उसके अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास दोनों की कैटेगरी पूरी, दोनों का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, कंपाउंड का भी और कॉम्प्लेक्स का भी। तो ये क्या होगा, ये आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। द बॉय हु वॉन द प्राइज वॉज हैप्पी, द बॉय हु वॉन द प्राइज वॉज हैप्पी एंड हिज पेरेंट्स वर प्राउड। अच्छा, अब देखें, अब ये वाला जो क्लॉज है बीच में, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। द बॉय वॉज हैप्पी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर एंड हिज पेरेंट्स वर प्राउड, ये हमारे पास क्या, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गए और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज आ गया। तो फिर हमारे, क्योंकि सारे क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि एक सब्जेक्ट के बाद अगर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो आपने ये समझना है कि इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को अगले पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। हु वॉन द प्राइज, एक क्लॉज के बीच में भी दूसरा क्लॉज आ सकता है, ठीक है। द बॉय हु वॉन द प्राइज, अब हु वॉन द प्राइज आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है, द बॉय वॉज हैप्पी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड हिज पेरेंट्स वर प्राउड, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो हमारे पास सारे के सारा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। आई फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर बट आई स्टिल हैड टू स्टडी फॉर द टेस्ट, ठीक है। अगेन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इसमें डिपेंडेंट है और हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन अब हम, मेरा ख्याल है कि हमने इसको बड़ी डिटेल में पढ़ लिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपने को ने जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हम उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसकी एक्सरसाइज पे जाते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही क्लॉज है और वो कौन सा क्लॉज था हमारे पास, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर हम 2 क्लॉजेस को यूज़ कर रहे थे और दोनों क्लॉजेस क्या थे, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे, और उन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ कर रहे थे।
या फिर हम क्या कर रहे थे, उसके अलावा हमने यूज़ किया कंजंक्टिव एडवर्ब यूज़ किया, या हमने यूज़ किया सेमीकोलन। हमने 3 चीज़ें यूज़ की कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए। फिर आते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक हमारे पास डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट था। इसमें हमने जो हमने कंजंक्शन यूज़ की वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थी, ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। उसके बाद हमने तीसरी चीज़ सीखी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथी चीज़ सॉरी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और डिपेंडेंट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। दिस इज़ हाउ वी फॉर्म 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश लैंग्वेज। और आप इन सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं अपने पैराग्राफ्स के अंदर, अपनी एसेस के अंदर और नैरेटिव राइटिंग्स के अंदर। जो भी चीज़ें आप लोगों ने लिखनी है, लेटर्स लिखने हैं, उन सब के अंदर वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस होने चाहिए और आप इन डिफरेंट सेंटेंसेस को यूज़ करके उसके अंदर वैरायटी लेकर आ सकते हैं। अच्छा, अब हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं इन योर ऑब्जेक्टिव पेपर। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस जो हमने आज चीज़ें सीखी वो सिर्फ हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए सीखी, बल्कि हमने इन्हीं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को अपनी राइटिंग्स के अंदर इस्तेमाल करना है। और कौन कौन सी राइटिंग्स में, आप नैरेटिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग और उसके अलावा जो आप पैराग्राफ राइटिंग वगैरह कर रहे हैं, लेटर राइटिंग कर रहे हैं, इन सब के अंदर, ठीक है। अच्छा, पहला हमारे पास सेंटेंस है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क आफ्टर द रेन स्टॉप्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर कलर चेंज कर लेते हैं पहले, ठीक है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, एक क्लॉज हमारे पास ये आ गया, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड सेकेंड क्लॉज हमारे पास ये आ गया। अब जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। और जो दूसरा सेंटेंस हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा पार्ट ऑफ सेंटेंस जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, वो हमारे पास है आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, और आपके पास जो कंजंक्शन यूज हो रही है वो भी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट, क्या सिंपल में ऐसा होता था? नहीं। कंपाउंड में? नहीं। कॉम्प्लेक्स में। तो इसका क्या आंसर है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट वॉज टू कोल्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर सबसे पहले तो आपने फैन बॉयज को आइडेंटिफाई कर लिया कि बट है इसके अंदर, वो क्या है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो ये हमारे पास पता है हमें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या तो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आएगी या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगी, लेकिन 2 ही क्लॉजेज है तो इसका मतलब है कंपाउंड सेंटेंस है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि पहला क्लॉज हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट वॉज टू कोल्ड, इंडिपेंडेंट क्लॉज। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपने यूज किया एक सेंटेंस के अंदर बाय यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सिंपल कंपाउंड सेंटेंस, राइट। उसी तरह when the bell rang the students rushed to their classes। when क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें पता है कि कहाँ यूज होती है। अब हमारे पास 2 ही क्लॉजेस हैं, when the bell rang, अब ये पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज के बाद कॉमा, फिर आता है द स्टूडेंट्स रश टू देयर क्लासेस। दूसरा पार्ट क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट होगा और उसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी आ रही है तो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट। तो इस तरीके से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन अगैन फिर से रिपीट करी हूँ कि आपने इन सेंटेंसेस को सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपकी राइटिंग के अंदर वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस नज़र आने चाहिए। जब आपके एग्जाम चेक होता है जिसमें आपने कोई पैराग्राफ राइटिंग लिखी हो या लेटर राइटिंग लिखा हो, उन लेटर्स के अंदर, उन पैराग्राफ्स के अंदर आपके जो वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसके भी मार्क्स होते हैं कि आपने कितनी वैरायटी यूज़ की अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की। आपने क्या सारे सेंटेंसेस सिंपल बनाए, क्या आपने उसके अंदर कंपाउंड भी यूज़ किया, आपने उसके अंदर कॉम्प्लेक्स भी यूज़ किया, आपने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी यूज़ किया। तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा और अपनी इसको डेली रूटीन का पार्ट बनाएं कि जब भी आप कुछ लिख रहे हैं उसमें देखें कि आपने क्या ये वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज़ किए। थैंक यू सो मच एवरीबडी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।